नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप का पार्ट 2 इन दिनों खूब चर्चा में है। सिर्फ एमपी ही नहीं, भारत में हनी ट्रैप के तार कई राज्यों में फैले हैं, जिनमें संगठित गिरोह रसूखदार लोगों जैसे राजनेता, सरकारी अधिकारी, पत्रकार और बड़े कारोबारियों को अपने हुस्न के जाल में फंसाते हैं। ये राज्य इन घोटालों का मुख्य केंद्र रहा। इंदौर और भोपाल में हनी ट्रैप रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है और इन मामलों में मास्टरमाइंड श्वेता जैन, अलका दीक्षित सहित कई अन्य महिलाओं और बिचौलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की यदि बात करें, वहां पे बरेली और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में भी प्रभावशाली कारोबारियों और मंत्रियों को हनी ट्रैप में फंसाने और ब्लैकमेल करने के मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के रैकेट से मुख्य जालसाजों में श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन, बरखा सोनी और आरती दयाल शामिल थी। ये थी पार्ट 1 की बात। पार्ट 2 की यदि हम बात कर ले तो इसके अलावा हाल ही में रेशु उर्फ अभिलाषा चौधरी और अलका दीक्षित को भी ब्लैकमेलिंग गिरोह में गिरफ्तार किया गया है। यह पूरा मामला तब उजागर हुआ जब इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह ने गिरोह के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की वसूली के लिए अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज कराई। जांच और चार्जशीट के अनुसार इस रैकेट के जाल में कई राजनेता, आईएएस, आईपीएस अधिकारी और रसूखदार व्यापारी फंसे थे। हालांकि पुलिस और एसआईटी ने जांच की गोपनीयता बनाए रखते हुए अधिकांश प्रभावशाली लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। उधर चर्चित हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने एक और महिला आरोपी को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार बुधवार को सागर से हिरासत में ली गई महिला की पहचान रेशु उर्फ अभिलाषा चौधरी के रूप में हुई है। जांच एजेंसियां उसे इस पूरे कथित हनी ट्रैप नेटवर्क की अहम कड़ी मान रही हैं। बताया यह भी जा रहा है कि रेशु भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ में पदाधिकारी भी रह चुकी हैं और इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम भी लगातार इस पूरे मामले में जिस तरीके से जांच करती चली आ रही थी, ये सारे नाम सामने आए हैं। देखिए, 3 महिलाओं का जो एक नेटवर्क सामने आया है और जो बात सामने रखी जा रही है, उसमें एक अहम सवाल है कि जब जेल में इन लोगों की मुलाकात हुई थी, उसके बाद से ये वहां से इन्होंने अगला इस ट्रैप को करने की प्लानिंग तैयार की है। और इस पूरे मामले में बाकी जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जो महिला शराब तस्कर है अलका दीक्षित, उसका बेटा है जयदेव, प्रॉपर्टी कारोबारी है लाखन चौधरी और हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। मामले में नया मोड़ तब आया जब श्वेता विजय जैन ने पुलिस के सामने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जता दी। तीनों महिलाएं एक दूसरे से कनेक्ट हैं और आपको बता दें, ये पूरी प्लानिंग जिस तरीके से तैयार की गई है, वो कई सारे सवाल इसलिए भी खड़े करती है कि महिलाएं तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी भूमिका क्या रही और उन पर क्यों सवालिया निशान नहीं लगना चाहिए। जांच में यह भी सामने आया है कि रेशु ने अलका को बताया कि उसके कई नेताओं, अफसरों, प्रॉपर्टी कारोबारियों, फाइनेंसेस और शराब कारोबारियों से संपर्क है और इसी आधार पर प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाकर बड़ी रकम वसूलने की योजना बनाई गई है। तो फिलहाल पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता उन वीडियो, ऑडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को बरामद करना है, जिनका उपयोग कथित रूप से लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। देखिए, कुछ ऐसे फोन हैं, मोबाइल फोन हैं, जहां से कुछ ऑडियो और वीडियो फाइलें मिलने की जानकारी सामने आई है और लगातार पुलिस जो है वो इनकी जांच कर रही है और कोशिश कर रही है पता लगाने की कि किन किन लोगों को इस नेटवर्क ने निशाना बनाया था। और 2019 में जो हनी ट्रैप हुआ, उसके बाद का ये पार्ट 2 रिटर्न हुआ है, जो सामाजिक ताने बाने के साथ ब्लैकमेलिंग के इस मकर जाल पर सवाल खड़ा करता है। इसी पर सीधे चर्चा पर चलेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। अलका दीक्षित के बारे में जब इन्होंने जानकारी ली बिजनेसमैन ने, तो इनको मालूम पड़ा कि इनके बहुत सारे अपराध हैं जो ज़मीन से संबंधित हैं और फ्रॉड से संबंधित केसेस हैं। ऐसी जानकारी सामने आने पर इन्होंने कहा कि भाई मैं आपके साथ पार्टनरशिप में नहीं रह पाऊँगा। और जब इस तरह की बात आई तो ये धमकी देने लगे, पूरा इनका ग्रुप धमकी देने लगा कि अगर तुम नहीं दोगे तो तुम यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे और तुम्हें फिरौती के रूप में 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। नहीं दोगे तो फ़ोटो वीडियो भी कुछ हमारे पास में है और हम तुम्हें समाज में जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की चीज़ें उन्होंने कहीं। तब इस बात पर से तत्काल ही नाइट में ही टीम ऑपरेशन किया गया और इसमें अलका दीक्षित को, उसके लड़के जयदीप दीक्षित को और लाखन सिंह को उठाया गया, हिरासत में लिया गया। अब इनको पुलिस रिमांड लिया जाकर के इनसे आगे की पूछताछ भी की जाएगी। सर, कोई श्वेता जैन और कोई पुलिसकर्मी का भी नाम इस पूरे घटनाक्रम में सामने आ रहा है? इसमें अलका दीक्षित के संपर्क में श्वेता जैन भी थी, जो टेक्निकल तरीके से जो जानकारी मिली है। अब इसमें अलका दीक्षित ने क्यों श्वेता जैन से संपर्क किया था, इस पूरे मामले में उसकी क्या भूमिका है, अभी उसको भोपाल से हिरासत। चलिए, तो हनी ट्रैप
पार्ट 2 रिटर्न कह लीजिए, और जिस तरीके से जो आरोपियों की एक लिस्ट आई है उनमें श्वेता जैन वही नाम है जो हनी ट्रैप पार्ट 1 में जिनका जिक्र हुआ था। बहुत सारे ऐसे नाम हैं और बहुत सारी वो कड़ियां जुड़कर सामने आई हैं जो सवाल खड़े तो करती हैं कि आखिरकार निशाने पर जो नेता, कारोबारी, पत्रकार आए उन पर भी सवाल होगा। लेकिन ये पूरा जो एक मकर जाल है जो सिर्फ मध्य प्रदेश की मैं बात करूं यहाँ से नहीं, दूसरे स्टेट से भी इस तरह की कड़ियां जुड़कर जो सामने आई हैं, ये सवाल खड़े करती हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने के लिए भी बहुत सारा एक सवाल खड़ा करती हैं। सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। रिटायर्ड डीएसपी हैं नरेश शर्मा। नरेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता दिव्या अत्री हमारे साथ जुड़ी हैं। दिव्या जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं दीप्ति चौरसिया। दीप्ति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नरेश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। नरेश जी, क्योंकि हनी ट्रैप काफी चर्चित हुआ 2019 में और एक बार फिर से सुगबुगाहट है, गिरफ्तारियां हुई हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, जो डिवाइस जब्त की गई है। कहा जा रहा है कि अभी जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके मोबाइल फोन से भी कुछ ऑडियो वीडियो क्लिप्स मिले हैं। खैर, ये जांच का विषय है, उसमें कौन है, नहीं है, कितने राजनेता है, कितने नौकरशाह हैं, कितने पत्रकार हैं, ये सारा विषय एक जांच का विषय है। लेकिन कड़ियां वही हैं सर। पार्ट 1 लीजिए, ये पार्ट 2 लीजिए, लेकिन ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि इस तरह का ये धंधा जो चला रहे हैं, इस तरह की जो ब्लैकमेलिंग है, इसको कैसे हम कोड करके सामाजिक ताने बाने में देखें। दो पहलू हैं, महिलाएं हैं, महिलाएं दोषी हैं, लेकिन जिन लोगों को का वीडियो बना है या जो लोग हैं उन पर सवाल क्यों नहीं? राखी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिन लोगों का वीडियो बनाया गया है, जिन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है या जिनको एक्सटॉर्शन करके उनसे रुपयों की मांग की गई है, जब हम देख रहे हैं कि हनी ट्रैप 1 जब हुआ था 2019 में, तब उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और अधिकारी भी इन्वॉल्व थे। अधिकारी भी शिकार थे कह लीजिए या इन्वॉल्व थे कह लीजिए। उनको प्रेशर में डाल के एक्सटॉर्ट करके उनसे बहुत सारे पदों की मांग की गई, उनसे बहुत धन अर्जित किया गया और विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त किए गए, सरकारी ठेके लिए गए उनसे। ये सब होने के बावजूद भी फिर एक बार ये ऐसी घटना हो गई। और देखिए, आप संयोग देखिए या उस व्यक्ति की कमजोरी देखिए जो हनी ट्रैप में फंस गए, कि उनको ये भी स्मरण नहीं रहा कि यही महिला एक बार पूर्व में भी आज से 6-7 साल पहले उसने एक्सटॉर्शन किया था और साइबर क्राइम करके इस प्रकार की घटना घटित की थी। तो ये केवल उस मनुष्य की कमजोरी भी कह सकते हैं हम। साथ ही साथ ये साइबर एनेबल टेक्नो क्राइम है, ये तो निश्चित रूप से ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो उन लोगों पे भी सवाल होना चाहिए जिन लोगों जो इसके शिकार हुए हैं, कि वो क्यों इस प्रकार की लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब वो कह रही है जिन लोगों जो ऑर्गेनाइज गैंग है जो एक्सटॉर्शन कर रहा है, वो बाकायदा इनके चैट्स बता रहा है, डिजिटल चैट भी है उनके पास, फोटोग्राफ्स भी होने का दावा कर रहे हैं, वो वीडियो होने का भी दावा कर रहे हैं। और पुलिस ने कार्रवाई करके सागर से और अन्य स्थानों से कुछ वीडियो गैजेट्स वगैरह और कुछ और भी साइबर क्राइम से संबंधित चीजें एकत्रित की है। ये परीक्षण का विषय है। अभी तो फॉरेंसिक लाइब्रेरी जाएगा और उसका परीक्षण होगा कि कहाँ तक के उनके दावे, जो आरोपी लोग हैं उनके दावे कहाँ तक के ठीक ठाक हैं, कि वो जो कह रहे हैं वो उनमें कितना दम है। किंतु ये बात बिल्कुल सही है कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। बीएनएफ के अंतर्गत भी इसमें बहुत सारे प्रावधान है। एक्सटॉर्शन से लेके क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का मामला है, ये साइबर क्राइम का मामला है ये। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये इकोनॉमिक ऑफेंस भी है, तो ईओडब्ल्यू के द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जाना चाहिए। और इस बार ऐसी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बीएनएस में एक्सटॉर्शन को लेके तो बहुत ज्यादा पनिशमेंट नहीं है इसमें, क्रिमिनल कॉन्स पे, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम मध्य प्रदेश में, इंदौर में तो हम सुनते थे कि ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। मेरी नौकरी की प्रारंभ, मेरा जब सर्विस मैंने पुलिस में ज्वाइन किया तो सबसे पहले इंदौर से ही मैंने चालू किया। उस समय इंदौर बड़ा शांतिप्रिय शहर हुआ करता था। बहुत बड़े बड़े कलाकार आते थे वहां और कार्यक्रम करते थे और कहते थे कि शबे मालवा से अच्छी शब नहीं। इतना ही अच्छी सुनहरी शाम होती थी और तमाम अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे। आज भी वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आज भी वहाँ के जो आम निवासी हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर इस प्रकार के ऑफेंस करते हैं या ऑफेंस के शिकार हो जाते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई कहता है कि मुझे कानून का ज्ञान नहीं था, तो ये क्षम्य नहीं होना चाहिए। आपको कैसे कानून का ज्ञान नहीं था भाई? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपने अगर आप इसका शिकार हुए तो इसका तात्पर्य ये है कि आप उनके प्रति आकर्षित हुए, आप इस प्रकार से
महिलाओं से संबंधित आकर्षण था आपके दिलो दिमाग में, आपकी सोच इस प्रकार की थी कि आप उनसे लाभान्वित होना चाहते थे किसी भी प्रकार से। और ये बात बिल्कुल तय है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन जो टीम करेगी, अब वहां कमिश्नर रैंक के ऑफिसर बैठते हैं इंदौर में, और वो जिस प्रकार का, उसमें एक पुलिस वाला भी इन्वॉल्व है। शायद वो कहा जा रहा है कि विजय शर्मा इंटेलिजेंस के, अब इंटेलिजेंस से क्या तात्पर्य, उनका आईबी का व्यक्ति था वो या लोकल पुलिस का व्यक्ति है वो, ये मुझे ज्ञान नहीं है कि कहाँ का व्यक्ति। अगर वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी, जैसा हमने पढ़ा पेपरों में या कहीं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो भी उसमें इंटरेस्ट ले रही है, तो हो सकता है कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी हो, आईबी का व्यक्ति हो। अगर वो लोकल पुलिस का भी है और आईबी का भी है, तो कितनी विचित्र बात है। अब देखिए वो छतरपुर में, वहां भी एक वहीं की थाना प्रभारी को उसी के थाने में एक्सटॉर्शन का मुकदमा उसके खिलाफ कायम हो गया। इसके पूर्व भी हमने देखा पूजा पांडे जाल वाले मामले में पुलिस का पे नियंत्रण थोड़ा सा, ये कहा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन जो पुलिस की है वो नियंत्रित नहीं कर पा रही अपने स्टाफ को। हमारे टाइम पे हम मुझे रिटायर्ड हुआ बहुत लंबा समय नहीं हुआ, अभी अभी मैंने सेवानिवृत्ति प्राप्त की, लेकिन कुछ ही सालों में ये भी कहा जा सकता है, ये भी कह सकते हैं हम कि जो सक्सेसर होते हैं वो अपने जो प्रेडेसर्स होते हैं वो अपने सक्सेसर के बारे में यही कहते हैं कि ये बहुत कमजोर है, वो हम लोग बहुत मजबूत थे। पर ऐसा नहीं है, वास्तविकता यही है कि एकदम से लोगों के, पुलिस अफसरों के दिमाग से भी, पुलिस कर्मियों के दिमाग से भी एकाएक अपने सुपीरियर्स का, कानून का और शासन का भय कुछ कम सा हो गया। ठीक है, अन्यथा क्या मजाल थी कि पुलिस का अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। मैं तो केवल यही चाहूंगा इस मामले में कि बीएनएस में, साइबर क्राइम के मामले में आर्थिक अपराध की धाराएं लगाकर इसमें अच्छे से अच्छी सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि पार्ट 3 ना होने पाए कभी, हनी ट्रैप पार्ट 3 ना होने पाए। नरेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब पार्ट 1 हुआ था और कितने लोगों के नाम आए थे, कितना हो हल्ला हुआ था, उसके बाद पार्ट 2 भी हम देख रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जिनका धंधा है वो कर रहे हैं, लेकिन उनके धंधे में जो फंस रहे हैं उनको तो समझना चाहिए। और बराबरी से हिस्सेदारी इसलिए मानी जाएगी क्योंकि आप छोटे से बच्चे नहीं हैं, सारी चीजें हैं, और ऐसे ही कहीं आपका एक बार में कोई वीडियो नहीं बनता। तो बहुत सारे पहलू हैं इसके पीछे, और अब तो खैर ये जांच का विषय है, कितनी चीजें और ओपन होंगी। दिव्या जी, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी मैम, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कैसे इस विषय को आप देखती हैं? हमने पार्ट 1 भी देख लिया, पार्ट 2 भी हमारे सामने है, और ये बात सभी स्वीकारेंगे कि देखिए ये बात सच है, सामाजिक ताने बाने को इफेक्ट तो करता है, लेकिन जो इफेक्ट करता है और जिन लोगों की संलिप्तता है वो कैसे भी हो, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी छोटा सा बच्चा नहीं है। पूरी कड़ियों को आप निकालिए। सबसे बड़ा मुझे तो एक पॉइंट ये भी लग रहा है कि जिस श्वेता जैन का नाम सामने आ रहा है, उसके बाद अभी जिस और एक रेशु जिनको अभिलाषा चौधरी कहा जा रहा है, इनको ये भी कह रहे हैं कि जेल में दोस्ती हुई, उसके बाद पूरा इन्होंने दोस्ती के बाद अपना नेटवर्क बना लिया, और जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो अभी दीप्ति जी कह रही थी कि एक हेड कांस्टेबल का भी नाम आ रहा है, तो जब यहाँ से चीजें कनेक्ट हो जाएंगी तो काम तो वैसे ही आसान हो जाता है। आप कहाँ नाम आ रहा है, ये मैंने खबरों में ही पढ़ा है। हाँ मैम, मैंने उसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है, जो ये मैं बात सच है, नाम है। मैं बता रही हूँ आपको, एक हेड कांस्टेबल हैं विनोद शर्मा जिनका नाम आया है, उनसे भी पूछताछ की गई है, और उसी बिहाफ पर ही हम ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो है, क्योंकि नाम आया है और पुलिस ने पूछताछ की है, मतलब 199% तो हम कहेंगे पूछताछ किसी फेक व्यक्ति से नहीं हुई है। तो ये सब जब कड़ियां जुड़ेंगे तो ये सवाल उठता है। मैम, कैसे आप देखती हैं? देखिए, जो हनी ट्रैप मामला है जिसमें ये लेडी है श्वेता जैन, इसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। जब इसको सजा इसका मतलब ढंग से हुई नहीं है, या फिर इसको जेल में ऐसी क्या सुविधा मिली है कि इसको वापस आने के बाद इसको इतना इजी लगा कि दोबारा ये क्राइम कर सके। ठीक है, क्या इस लेडी की मानसिकता रही है? इसने और लोगों को, नए लोगों को अपने साथ जोड़ा, और लोग इसकी बातों में ट्रैप होके और लोगों, ये जो जिनको भी करते हैं ये ट्रैप, अफसरों को, मंत्रियों को, है तो दोनों ही क्रिमिनल। क्योंकि किसी एक के आप झांसे में आए हो और आप बच्चे हो नहीं, ठीक है, और आप इतने बड़े अधिकारी हो, आप इतने बड़े मंत्री हो, आप इतने बड़े पद पे हो, उसके लिए बहुत समय, बहुत एक्सपीरियंस लगता है उस जगह पहुंचने में। तो उस एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाता है कहाँ गलत हो, कहाँ ये लोग गलत है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति सही नहीं है। एक सेकंड में कभी हनी ट्रैप नहीं होता है, समय लगता है इस चीज को, और इस चीज में भी समय लगा होगा। तो इसमें दोनों ही पक्ष दोषी होने चाहिए, दोनों ही। जब भी जांच हो ना, निष्पक्ष होनी चाहिए कि सामने वाला कैसे फंसा, ऐसी क्या उसकी गलतियां रही होंगी कि ये जो लेडी गैंग है, इन लोगों ने उसको फंसा दिया, और जब अब इनको सजा मिले
तो थोड़ी कड़ी सजा मिले कि आगे जाके इस तरीके के एग्जाम्पल सेट ना हो कि इतना ही आसान है जेल से छूटना और इतना ही आसान है दोबारा से ऐसा क्राइम करना। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैम मुझे तो ये भी लग रहा है कि जब 2019 का हमने पार्ट 1 देखा था, क्योंकि कुछ आरोपी तो वही हैं और मेन जिसको मास्टरमाइंड हम कह रहे हैं ये वही हैं, तो इन्होंने आज ट्रैप 2 भी हाँ। कराया, उसमें कुछ नाम और जुड़ गए। अब हम कैसे मान लें कि ट्रैप 3 होगा ही नहीं, या ये नहीं होंगी, या जो जुड़े हैं वो नहीं होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल है कि जो लोग ट्रैप्ड हो जाएंगे वो कम से कम अपनी हाँ। जिम्मेदारी निभाएं, वो थोड़े सतर्क रहें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पता नहीं ये कौन सी चेन है जो इस तरीके से सामने आती है, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या किया जाए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब जब ऐसे केस सामने आते हैं तो ये बहुत दिनों तक उछलते हैं, बहुत बातें बनती है, मगर एंड ऑफ द डे वो धीरे धीरे सबूत गायब, लोगों को सजा कम, लोगों के नाम गायब, ऐसे हो जाते हैं। जब ऐसे लोग सामने आते हैं जिन्होंने हनी ट्रैप किया है, सजा भी देनी चाहिए, लोगों को अवेयर भी करना चाहिए। और जो लोग इस हनी ट्रैप में फंसे हैं, कम से कम वो लोग और लोगों को अवेयर करें, वो अपनी बाइट्स दें आप लोगों के माध्यम से कि भाई इस तरीके से ना फंसे, क्योंकि अब डरने वाली बात नहीं, नाम तो खुल के सामने आ चुका और लोगों का आएगा भी। मगर अगर इसमें पुलिस की साथ संबंध है कि पुलिस तो मिली भी है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है समाज के लिए, हम लोगों के लिए, कि पुलिस ऐसी चीजों में नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए, नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट ब्रेक होता है इससे। और ये जो लोग होते हैं हनी ट्रैप करने वाले, उनको इन्हीं सब चीजों से शय मिलती है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। ठीक है नरेश जी, क्या लगता है क्या कुछ ऐसा स्टैंड आगे लिया जाए कि इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि आप एक रिटायर्ड डीएसपी भी हैं और देखिए बातों में तो बहुत चीजें हो जाएंगी, मुझे लगता है धरातल पर कुछ एक्शन सख्त हो तो कुछ उम्मीदें जोड़े। देखिए राखी जी, दिव्या जी जो बोल रही है बिल्कुल सही कह रही हैं कि बहुत समय लगता है, ट्रायल चलती रहती है और डिले होता रहता है, तो डिले दी जस्टिस डिनाइड दी जस्टिस वाली बात बिल्कुल सही है। जैसे धीरे धीरे समय पास होता जाता है, लोगों का भय कम होता जाता है, जो साक्षी होते हैं वो गवाह होते हैं, जो विटनेसेस होते हैं वो यहाँ वहाँ चले जाते हैं, है ना, कोई आना उसमें हाजिर नहीं होता है, और इस प्रकार से कई प्रकार से वो प्रभावित भी हो जाते हैं और अंततः इन मामलों में एक्विटल भी हो जाता है। और अगर सजा होती भी है तो बहुत ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं है, एक्सटॉर्शन में भी नहीं है, आईटी एक्ट में भी बहुत ज्यादा सजा, इकोनॉमिक ऑफेंस में भी जो इनकी जो सेक्शंस अप्लाई करेंगे उनमें ऐसी सजा नहीं है कि आजीवन कारावास की सजा है या 10 साल या 15 साल का कोई सश्रम कारावास का इनको दंड मिल रहा है। तो ये लोग बाहर आके फिर ये हैबिचुअल क्रिमिनल बन जाते हैं, इनको लगता है कि कोई बात नहीं, 2-4 साल अंदर घूम फिर के वापस आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं आपकी ये कितने दोषी हैं जिन जो पीड़ित हुए इसमें, वो बराबरी के दोषी हैं, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा अजीबोगरीब प्रावधान है, रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध है, किंतु अधिकांश मामलों में जो रिश्वत लेता है उसी के खिलाफ कार्रवाई होती है, रिश्वत देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई? जो इसमें हनी ट्रैप हुए हैं इनके वो जो आरोपी पक्ष हैं उनके पास इनके फोटोग्राफ कैसे आ गए, वीडियोग्राफ कैसे आ गए, इनके वीडियो कैसे आ गए, इनके और भी जो क्लाउड स्टोरेज में इनके और अन्य चीजें क्यों मिल गई? इसका तात्पर्य है कि ये बराबरी से इन्वॉल्व थे उसमें, उस ऑफेंस के ये सहभागी थे, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। जब उभय पक्षों के खिलाफ कार्रवाई होगी, त्वरित कार्रवाई होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस प्रकार के मामले ले जाए जाएंगे, तब जाके इन पर नियंत्रण किया जा सकेगा। रहा सवाल प्रिवेंटिव एक्शन का, तो ये जब जेल से छूटते हैं, पहले एक पीसीआर रजिस्टर हुआ करता था, इस प्रकार के क्रिमिनल जब भी छूटते थे तो वो थाने में जाके बताते थे, थाने में जाके हाजिरी देते थे कि अब हम सागर की रहने वाली हूँ, मैं तो मैं जबलपुर जा रही हूँ, मैं भोपाल जा रही हूँ, मैं इंदौर जा रही हूँ, या मैं दिल्ली जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, वहां बता के जाती थी। लेकिन मानव अधिकार के इतने सख्त नियम बन गए, महिला ये चूंकि आरोपीगण महिला हैं तो महिला अधिकारों के भी इतने ज्यादा नियम बन गए कि अब उन पे पुलिस का जो प्रिवेंटिव एक्शन करना चाहती है, सख्त प्रिवेंटिव एक्शन, उसमें पुलिस कई बार अपने आप को असहाय महसूस करती है। पुलिस वाले सोचते हैं कि हम इनको रोकेंगे तो हमारे खिलाफ ही प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई या हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई या कोई विभागीय कार्रवाई हो जाएगी, जांच हो जाएगी, फिर दौड़ते फिरेंगे बस्ता लिए पीछे पीछे अपनी जांच कराते हुए। ये सब बातें अपनी जगह पे, इन सब पे अगर ध्यान दिया जाए, प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो, साक्ष्य सुघड़ साक्ष्य प्रस्तुत की जाए, एक एसआईटी बनाकर इसकी जांच हो और साइबर क्राइम के हर मामले को किसी भी प्रकार से उसको उनकी एविडेंस को डैमेज न होने दे जाए, जल्दी से जल्दी उनकी फॉरेंसिक जांच करवा ली जाए और बहुत पुख्ता मामला अदालत में पेश किया जाए, तब जाके इनको अच्छा पनिशमेंट होगा
और ये इसकी रिपीटिशन के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सबके सुझाव भी आए और आपकी बातें भी आए। आप सबका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, हनी ट्रैप पार्ट 2 रिटर्न की बात हुई है। एक बात तो सही है, सामाजिक ताने बाने को ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, इसे सभी स्वीकार रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, क्या इनके पास कोई और काम नहीं है, ये एक सवाल है। तीसरा सबसे अहम पहलू जो निकला कि जिन लोगों के नाम पहले थे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी वही हैं, तो ऐसे लोगों पे पहले तो सख्त से सख्त सजा हो, और इनके साथ साथ जो इन्वॉल्व हुए हैं, जिनको ट्रैप्ड कहा जा रहा है या पीड़ित कहा जा रहा है, ये सच बात है, ये एक दिन का काम नहीं है। आपकी भी उतनी ही इन्वॉल्वमेंट थी, इसलिए आप लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और फ्यूचर में ये कहते हैं ना कि हनी ट्रैप पार्ट 3 ना आ जाए, उसके लिए सतर्क रहने की भी जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।